तो चलिए बच्चों, आज कल तक मैंने आपको देखो लॉ के बेसिक्स के बारे में सारी बात बता दी थी कि क्या होते हैं लॉ के बेसिक्स, क्या होता है एक्ट, कैसे हम पढ़ते हैं सेक्शन को, कैसे पढ़ते हैं हम सब सेक्शन को। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। बेसिकली लॉ के बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपका लॉ का पहला चैप्टर है। तो उसमें आपकी पहली यूनिट स्टार्ट हो रही है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो बच्चों, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरीके से बातें हैं, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा अपने सीरियल ऑर्डर से आपको बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो, हम बात किस चीज की करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑफर की, कि ऑफर क्या चीज होती है। ठीक है, तो देखो ये है आपका पहला पॉइंट कि जो मैं अब बात करने जा रहा हूं आपसे, वो करने जा रहा हूं किसकी, ऑफर की। ऑफर बोलो या प्रपोजल बोलो बच्चों, एक ही बात होती है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे और हर पॉइंट के ऊपर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा। धीरे धीरे करके आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी और फिर अगर चाहे केस स्टडीज के ऊपर आए, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ क्या है, लिखा है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी जो ऑफर की डेफिनेशन दे रहे हैं या प्रपोजल की डेफिनेशन दे रहे हैं, वो किसके अंदर दे रहे हैं, सेक्शन नंबर 2A के अंदर। क्या लिख रहा है, देखो टुकड़े टुकड़ों में पढ़ेंगे अपन बात को। लिखा है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। क्या लिखा है इसके अंदर, ऑफर का मतलब क्या है, प्रपोजल का मतलब क्या है, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे को। पहला वर्ड क्या है, सिग्निफाइज। पहले पढ़ रहा हूं, प्लेन रीडिंग कर रहा हूं, फिर आपको टुकड़ों टुकड़ों में इसको समझाऊंगा। लिखा है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी पहला वर्ड हो गया सिग्निफाइज, हिज विलिंगनेस टू डू। क्या सिग्निफाइज कर रहा है, अपनी विलिंगनेस। तो दूसरा वर्ड क्या हो गया बच्चों, विलिंगनेस, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हमारे लिए इसका नेक्स्ट चौथा वर्ड कौन सा हो गया, एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। पांचवा वर्ड हो गया एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेट टू मेक प्रपोजल। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, हमें तो समझ ही नहीं आया। मैंने कहा देखो बच्चों कि ऑफर का मतलब क्या है। तो देखो ऑफर का मतलब क्या है कि मान के चलिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, कहते हैं ए बी को ऑफर करता है। ठीक है, ए ने बी को किसी भी चीज के लिए ऑफर किया। यानी ऑफर क्या चीज है, ऑफर है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, यानी बताता है किसी भी चीज के बारे में। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, पहला पॉइंट आ गया, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करे, क्या, अपनी विलिंगनेस। क्या सिग्निफाई करे, अपनी विलिंगनेस टू डू। अब जैसे मैं एक कार बेचना चाहता हूं। ठीक है, ए ने बी को बोला मैं कार बेचना चाहता हूं, खाली कार बेचना चाहता हूं, मैं बिलियनियर बनना चाहता हूं, मैं बिलियनियर बनना चाहता हूं, खाली अपनी विलिंगनेस शो की है। मैं मसराटी खरीदना चाहता हूं, मैं BMW खरीदना चाहता हूं, या कोई भी ऐसा कोई अपनी विलिंगनेस शो करे। केवल विलिंगनेस शो करना मतलब अपनी इच्छा व्यक्त करना, खाली इच्छा को व्यक्त करना, इच्छा अपनी बताना ऑफर नहीं है। लेकिन इसने क्या बात बोली, ऑफर क्या चीज है, पूरी बात समझें। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। ठीक है, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। अब आप बोलोगे कुछ ना करने के लिए सर कैसे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बात बोली, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, देखो ऑफर के अंदर वो आपको लॉ के अंदर वो सारी कंडीशन बताएंगे जो कि एक डेफिनेशन के अंदर जरूरी होती है।
कि बोला कि किसी भी काम को करने के लिए भी ऑफर किया जाता है और किसी भी काम को ना करने के लिए भी ऑफर किया जाता है। मैन ए ने बी को बोला कि अपनी इच्छा व्यक्त की, जैसे कि बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹50,000। तो अपनी इच्छा व्यक्त की, आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹50,000, अपनी इच्छा व्यक्त की दूसरे को। तो ये किसी काम को करने की इच्छा व्यक्त की, तो ये क्या कहलाएगा? ऑफर कहलाएगा। दूसरा एक और चीज ऑफर कहलाएगी, यानी जब ये किसी काम को करने के लिए ऑफर कर रहा है कि भाई इस कार को सेल करना है, पहला पॉइंट वांट टू सेल कार फॉर ₹50,000। तो ये किसी काम को करने के लिए इच्छा व्यक्त कर रहा है, किसी काम को टू डू समथिंग, ठीक है। तो टू डू वाली बात पूरी हो गई। अब किसी काम को ना करने के लिए भी अपनी इच्छा व्यक्त हो सकती है। अब इसका एग्जाम्पल समझो। किसी काम को ना करने की इच्छा क्या होती है? मान के चलो ए ने, एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मान के चलो ए ने बी को जो है अपनी कार, जो ए ने बी से, बी उसका दोस्त था, ए ने बी से उसकी कार ली थी, ठीक है, यूं ही ली थी खाली यूज करने के लिए। अब हुआ क्या? उस कार का हो गया एक्सीडेंट। अब बी ने कहा कि मैं तुम्हारे के ऊपर केस करूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। तो ए ने क्या बात बोली? मेरे पे कोर्ट में केस मत करना, उसके लिए मैं तुमको 1 लाख रुपीस देने को तैयार हूं। तो आपस में किस तरीके का ऑफर हुआ? किसी भी चीज को ना करने के लिए, अपनी इच्छा व्यक्त करना किसी भी काम को ना करने के लिए। तो वो क्या चीज कहलाती है? वो कहलाती है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। किसी भी काम को ना करने की जो ऑफर किया जाता है वो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कहलाता है। मान लो ए ने बी से, अब एक एग्जांपल और लो, मान लो ए और बी में आपस में ऑफर किया गया। ए ने ऑफर किया, भाई बी तुम्हें गोवा जाना है, प्लीज तुम अभी गोवा मत जाओ। तो ना जाने के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है, कोई ऑफर किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू स्टॉप टू डू समथिंग। किसी भी काम को ना करने के लिए, उसको रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, कोई ऑफर किया जा रहा है, तो वो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कहलाता है। तो हमने क्या चीज पढ़ी? ऑफर का मतलब क्या है कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, यानी बताता है क्या? विलिंगनेस टू डू, अपनी इच्छा कुछ काम करने के लिए, विलिंगनेस टू डू, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर किसी काम को ना करने के लिए। मैंने दोनों के एग्जांपल दिए। विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर। मान लो मैं किसी को कोई ऑफर करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि दूसरा पर्सन उसकी एसेंट देगा ही नहीं, या मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं है दूसरे से एसेंट लेने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ए ने, एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, मान के चलिए ए ने एक अपनी इच्छा व्यक्त की, आई वॉन्ट टू मैरी, आई वॉन्ट टू मैरी, ठीक है। ये इच्छा व्यक्त की ए ने। अब किसको की? बी को की, किसी को की? किसी को भी नहीं की, बस अपनी एक इच्छा व्यक्त की है। तो ये जो विलिंगनेस उसने बताई है, ये बी की एसेंट लेने के लिए नहीं बताई, खाली ये बताया है आई वॉन्ट टू मैरी, बस कि मेरी मैरी करने की इच्छा, मतलब मैं मैरी करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ना बोला कि बी विल यू मैरी मी। अगर वो ये बात बोले बी विल यू मैरी मी, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे क्या होगा कि दूसरे की एसेंट लेने के लिए हमने ऑफर किया। ये एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक के अंदर। ये डिफरेंस बता रखा है कि जब हम दूसरे की एसेंट लेने के लिए कोई भी ऑफर करते हैं, तभी वो ऑफर माना जाता है। अगर आई वॉन्ट टू मैरी वाला अगर सेंटेंस आ जाता है तो वो ऑफर नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर आता है बी को, अगर ए बी को ये बात बोलता है विल यू मैरी मी, तो वो ये चाहता है कि बी उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे। तो दूसरे की एसेंट, दूसरे की एक्सेप्टेंस, दूसरे की सहमति लेने के लिए जब कोई भी ऑफर किया जाता है तो वो ऑफर कहलाता है, नहीं तो ऑफर नहीं कहलाता। अगर बोले ए विल यू सेल योर कार, तो विल यू सेल योर कार, या तब वो दूसरे की एसेंट लेने की बात कर रहा है कि आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, तब वो दूसरे की एसेंट लेने के लिए काम कर रहा है कि वो बोले, अगर ए मान लो बी को बोलता है आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, विल यू,
तो ऐसे केस के अंदर वो दूसरे की एसेंट लेने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी बात बोले, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे की एसेंट लेने के लिए बात हो रही है। तो ऑफर तभी ऑफर पूरा माना जाएगा जब हम दूसरे की एसेंट लेने के लिए काम करें, यानी दूसरे की सहमति। तो इसलिए क्या आ गया, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर टू सच एक्ट, टू सच एक्ट मतलब टू डू, और एब्स्टिनेंस यानी किसी को ना करने के लिए, इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। अब पूरी बात वापस से समझो, अब एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। मैंने से मतलब है ये ए से लेते हुए चलते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, ए ने बी को बोला था आई वॉन्ट टू सेल माई कार, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, यानी ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूं 50,000 रुपए में। तो बी की जवाब का इंतजार है कि बी की एसेंट मिलेगी तभी तो मैं उसको बोलूंगा। तो यानी इसमें सारी कंडीशन पूरी हो गई। ए ने सिग्निफाई भी किया दूसरे को, अपनी विलिंगनेस भी दी कि मैं कार बेचना चाहता हूं, ठीक है। टू डू समथिंग, विलिंगनेस टू डू वाली बात पूरी हुई, और विद ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर, दूसरे की सहमति लेने के लिए काम पूरा किया। तो ये तो हो गया टू डू, टू व्यू विद द ऑब्टेन ऑफ एसेंट ऑफ द अदर। लेकिन अब एब्स्टिनेंस की बात कर लेते हैं, दोनों ही बात लिखी ना, विलिंग टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, किसी भी काम को करने के लिए या ना करने के लिए। अब ना करने वाली बात देख लेते हैं। अब वो एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि जैसे ए ने बी को बोला, बी तुम गोवा मत जाना, उसके लिए मैं तुम्हें 10,000 देता हूं, ठीक है। तो अब बी का इंतजार है कि क्या बी बाकी गोवा नहीं जाएगा, क्या वो बी 10,000 एक्सेप्ट कर लेगा। बी बोले ओके 10,000 दे दो, मैं नहीं जाऊंगा। तो बी की एसेंट लेने के लिए काम किया कि तुम ये काम मत करो, बोला प्लीज मेरे पे कोर्ट में केस मत करना, मैंने तुम्हारी कार का एक्सीडेंट कर दिया था, तो मैं तुम्हें रिपेयर के लिए 1 लाख रुपीज देने को तैयार हूं। अब बी अगर बोले कि ठीक है मैं कोर्ट में केस नहीं करूंगा, मुझे दे दो 1 लाख रुपीज, तो वहां पर किसी भी काम को ना करने के लिए भी तो सिग्निफाई किया, अपनी विलिंगनेस शो की, विलिंगनेस टू सिग्निफाई हिज विलिंगनेस नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। वो भी ऑफर है, वो भी प्रपोजल है, ठीक है। तो अब आप पूरी लैंग्वेज फिर से पढ़ो। लिखा है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, जब एक पर्सन दूसरे को अपनी सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस किसी भी काम को करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किसी भी काम को ना करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। लेकिन हम किसी को सिग्निफाई कर रहे हैं किसी भी काम को करने या ना करने के लिए, किस इंटेंशन से, कि अगला उस काम के लिए सहमत हो जाएगा, ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, किसी भी काम को करने या ना करने के लिए वो सहमत हो जाएगा, ही इज सेट टू मेक प्रपोजल। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल कहते हैं। उम्मीद करता हूं प्रपोजल की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या दे रखी है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो बेटे, अब जो मैंने आपको बातें बताई, यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है, आपको डेफिनेशन को एनालाइज करके दे रखा है। देखो पूरा एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन, पूरे डेफिनेशन को एनालाइज किया हुआ है। तो वो क्या डेफिनेशन को देखो एनालाइज किया हुआ है, एसेंशियल्स बताए हैं। जो एसेंशियल्स मैंने बताए थे, सिग्निफाई करना, और क्या कहते हैं, विलिंगनेस होना, एब्सटेन होना, एब्सटेन का मीनिंग, और विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। तो ये सारी बातें आपको एसेंशियल्स बताए हैं, डेफिनेशन को एनालाइज किया हुआ है इन एसेंशियल्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो देखो, पहला एसेंशियल क्या बताया है कि एक ऑफर के अंदर एक होना चाहिए प्रोमिसर, जिसको हम बोलते हैं ऑफरर, यानी जो ऑफर करता है वो प्रोमिसर बोलो उसको या ऑफरर बोलो, एक ही बात होती है। और जिसको प्रॉमिस करते हैं वो ऑफरी होता है। यानी हमारे ऊपर वाले केस के अंदर ए कौन हो गया, ऑफरर हो गया, और बी कौन हो गया, ऑफरी हो गया। तो लिखा है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, वो पर्सन जो प्रपोज कर रहा है, यानी जो ऑफर दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, या तो आप उसको प्रॉमिसर बोलो, या तो आप उसको क्या बोलो, प्रॉमिसर या ऑफरर, एक ही बात है। द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी, और जिसको हम ऑफर देते हैं वो कौन होता है, ऑफरी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड
प्रोमिसी और एक्सेप्टर। द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड, आपने जिसको ऑफर दिया वो ऑफरी है, और अगर उसी ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टर या प्रोमिसी कहलाता है। लेकिन ये देखो क्या बातें हो गई, फिर वो देखो पॉइंट टू पॉइंट बात को समझो। हमारे एग्जांपल में ए कौन हो गया, ऑफरर या प्रोमिसर, बी कौन हो गया, बी को दिया ऑफर तो ऑफरी। अब बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, बोले मैं अपनी कार तुम्हें 50,000 में बेचना चाहता हूं, बी बोले ओके मैं खरीद लूंगा। तो जब तक बी ने ओके मैं खरीद लूंगा नहीं बोला तब तक बी ऑफरी कहलाएगा। जैसे ही बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो बी क्या कहलाएगा, प्रोमिसी, एक्सेप्टर। तो जब ऑफरी किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रोमिसी कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है। तो ये था इसका पहला एसेंशियल प्रपोजल का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखो इस पॉइंट को पढ़ो, लिखा हुआ है फॉर अ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर के लिए द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई, कोई भी एक पार्टी है जो वैलिड ऑफर देती है उसको मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, उसको अपनी विलिंगनेस शो करनी जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम को ना करने के लिए। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है, समथिंग, देयर मस्ट एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू, यानी मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूं कि मेरे को कोई काम करना के लिए तो मैं बोल रहा हूं या ना करने के लिए बोल रहा हूं। मेरे ऊपर कोर्ट पे केस मत करना, ये मेरी इच्छा है। किसी भी तुम्हें ये बोल रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मेरे पे कोर्ट पे केस मत करना, तो मैं नॉट टू डू समथिंग की इच्छा बता रहा हूं। और मैं कह रहा हूं तुम मुझे अपनी कार बेचोगे, ये अपनी इच्छा बता रहा हूं किसी भी काम को करने के लिए। देखो एग्जाम्पल बताया, ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट सर्टेन प्राइस टू बी। अब वही एग्जाम्पल आ गया, ए ने बी को अपनी इच्छा व्यक्त की, ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स, ए कहता है कि मैं बी को अपने गुड्स बेचना चाहता हूं सर्टेन प्राइस के ऊपर। तो ए अपनी क्या कर रहा है, विलिंगनेस शो कर रहा है। ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। अब ए बहुत अच्छा डांस करता है, ए कहता है कि बी मैं एक कंपटीशन के अंदर डांस नहीं करूंगा लेकिन अगर तुम मुझे एक सर्टेन सम ऑफ मनी दे दो तो किसी भी काम को ना करने के लिए ऑफर किया जा रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा अगर तुम मुझे ये पैसे दे दो तो यानी ये दोनों ही ऑफर कहलाएंगे, किसी भी काम को करने के लिए, और उसने क्या बोला, मैं डांस नहीं करूंगा अगर तुम मुझे इतने पैसे दे दो तो किसी भी काम को ना करने के लिए भी ऑफर किया जाता है। तो उम्मीद है ये दोनों एसेंशियल्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब देखिए बेटे, अब आगे की बात आती है। देखो आगे क्या बात बोलते हैं, थर्ड नंबर के पॉइंट में, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। देखो आ गई ना बात, विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। आप अगले को बोल तो रहे हो लेकिन अगले की इच्छा, अगले की सहमति मिलेगी नहीं, या आपने अगले को ऑफर किया लेकिन आपका ऑफर करने का ढंग ऐसे था कि अगले की सहमति नहीं मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू मैरी, तो बस वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। अब बी इसमें कैसे बोल दे कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, कैसे बोले। लेकिन अगर वो बोलता है विल यू मैरी मी, तब बी उसको एक्सेप्ट करके दे सकता है कि हाँ मैं मैरी करूंगा या नहीं करूंगा। तो दूसरे के ऑफर वो तभी कहलाएगा जब ये सेंटेंस होगा कि विल यू मैरी मी। अगर सेंटेंस होता है आई वॉन्ट टू मैरी, तो ये ऑफर नहीं कहलाया जाएगा। ये तो खाली एक अपनी इच्छा व्यक्त करना है, लेकिन दूसरे की एसेंट लेने के लिए तो आपको लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। विल यू मैरी मी तभी होगा। तो देखो यही एग्जांपल है, देखो यहां पर लिखा है वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019। अगर ए बी को बोलता है कि एट द एंड ऑफ 2019 उसकी इच्छा है कि वो शादी कर ले, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। तो ये नहीं माना जाएगा कि ए ने बी को मैरिज का ऑफर दिया है। Therefore, to constitute a valid expression,
इसीलिए क्या करना जरूरी है? टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड। आप जो एक्सप्रेशन दे रहे हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि दूसरे की एसेंट यानी एक्सेप्टेंस मिल जाए उस ऑफर को। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे बोला जाता, ए फर्दर ऐड, ऐसा ऐड कर दे अपनी लैंग्वेज में कि विल यू मैरी मी, तो ये कहलाया जाएगा ऑफर। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस से ये साफ पता लग रहा है कि ए बी को ये बात बोलता है कि क्या आप मेरे से शादी करेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि बी अगर बोले हाँ, तो हाँ या ना जो भी जवाब है, या तो एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का, तो वो बी जवाब देगा। लेकिन वो बोले मैं तो इस साल के अंत तक शादी कर लूंगा, लेकिन उससे ये कहाँ जाहिर होता है कि वो बी से कर लेगा। तो इसीलिए ये ऑफर नहीं कहलाया जाएगा पहला सेंटेंस। ऑफर की लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए कि हमें दूसरे की एक्सेप्टेंस मिल जाए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से। अब देखो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया, क्या ये बोला है, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब देखो, ये आपके सारे आईसीआई मॉड्यूल के ही ये सारे पॉइंट्स हैं, सब वही चीज बता रखी है। मैं ये मॉड्यूल ही आपका खोल रखा है, स्टडी मटेरियल खोल रखा है आईसीआई का, उसी में से सारा चीजें आपको समझा रहा हूं। तो उसमें 4th नंबर का पॉइंट असेंशियल बोल रखा है कि ऑफर एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे हो सकता है? जैसा कि मैंने अभी आपको ये बात बताई, किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम को ना करने के लिए, तो इसलिए तो दोनों वर्ड उन्होंने जोड़े, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। किसी भी काम को करना तो टू डू हो गया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग किसी भी काम को ना करना। इसलिए उसने क्या बात बोली कि ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है 10 डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट, किसी भी काम को करना तो ये पॉजिटिव एक्ट हो गया। एंड नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस इज अ नेगेटिव एक्ट, ठीक है। नॉनदलेस बोथ दीज एक्ट हैव द सेम इफेक्ट इन द आई ऑफ लॉ, कि अगर हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम किसी को ऑफर करते हैं किसी भी काम को ना करने के लिए, तो वो भी ऑफर कहलाया जाता है। इन द आइज ऑफ लॉ वो भी ऑफर है और किसी भी काम को करना भी ऑफर है, यानी दोनों ही ऑफर है। तो ये मत समझे कि मैंने ये तो ऑफर वो था कि मैंने किसी को ना करने के लिए काम किया था तो ये ऑफर नहीं कहलाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफर तो वो भी है इन द आइज ऑफ लॉ। अब आती है बात, देखो बेटे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹3 लाख इज एन एक्ट ऑफ डूइंग। मैं ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपनी कार 3 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, ये काम करने का ऑफर है कि मैं बेचना चाहता हूं। तो दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी। अब देखो ना करने का ऑफर क्या है, देखो ना करने का ऑफर क्या है, व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट एन एक्सीडेंट। ए ने बी को बोला जब उसकी कार एक्सीडेंट हो गई विद बी स्कूटर, बी के स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, नॉट टू गो टू कोर्ट। ए ने बी को बोला कि कोर्ट में मत जाना, ही विल पे द रिपेयर चार्जेस टू बी। मैं तुम्हें स्कूटर का जो डैमेज हुआ है उसका रिपेयर करने के लिए आपको पूरे चार्जेस दे दूंगा, लेकिन कोर्ट में मेरे खिलाफ केस मत करना। तो केस ना करने का भी ऑफर किया, तो ये क्या हो गया, इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस। नॉट डूइंग बोलो या एब्सटिनेंस बोलो, बात एक ही है कि किसी भी काम को ना करने के लिए कुछ बात बोलना। अब देखिए बच्चों, अब बात यहां पर आ रही है ऑफर के कितने तरीके होते हैं। ये तो अपन ने बेसिक एसेंशियल्स पढ़ लिया, ऑफर का मीनिंग पढ़ लिया, उसके एसेंशियल्स पढ़ लिए। अब देखिए ऑफर कितने तरीके के होते हैं। तो ऑफर 2 तरीके के होते हैं, हाउ मेड, कैसे मेड करना है, टू हुम मेड, किसको मेड करना है। एक होता है एक्सप्रेस ऑफर, एक होता है इम्प्लाइड ऑफर, एक होता है जनरल ऑफर, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। तो ये सारी ऑफर ही मैंने आपको समझाने हैं। लिखा है एन ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल ऑफर है या स्पेसिफिक ऑफर है। स्पेशल बोलो या स्पेसिफिक ऑफर बोलो एक ही बात होती है। तो ऑफर के कई सारे काइंड होते हैं कि क्रॉस ऑफर किसे कहते हैं, काउंटर ऑफर किसे कहते हैं, स्टैंडिंग या ओपन काउंटिंग ऑफर किसे कहते हैं, कंटिन्यूइंग ऑफर किसे कहते हैं। तो ये सारे ऑफर एक एक करके हमें समझने हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको सबसे पहले जर्नल ऑफर के बारे में बात समझाऊं, तो देखिए जर्नल ऑफर क्या चीज होती है। अगर मैं एक अखबार में इश्तिहार दे दूं, आई वॉन्ट टू सेल माई डॉग फॉर ₹30,000, कोई भी आएगा, कोई भी आ सकता है, डॉग को खरीद के चला जाएगा। जो मेरे को
30,000 दे जाएगा, वो डॉग को खरीद जाएगा। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, ये अखबार में मैंने एक इश्तिहार दे दिया, इट इज अ जनरल ऑफर, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹2 लाख, एक जनरल ऑफर है। कोई भी आएगा जो उसने मुझे पैसे दे दिए वो मेरी कार खरीद जाएगा। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को मैंने ऑफर नहीं दिया। अगर मैं स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर देता हूं आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू बी, तो दैट इज द स्पेसिफिक ऑफर, कि मैंने स्पेसिफिक किसी पर्सन को ऑफर किया, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं, देखो आपको मैं, मान के चलिए मेरा डॉग खो गया, मैंने कहा जो मेरा डॉग को ढूंढ के लेकर आएगा, एक इश्तिहार लगा दिया, जो होता है ना कई बार वो गुमशुदा के इश्तिहार लगते हैं कि भाई ये गुमशुदा हो गया, अब जो ढूंढ के इसको लेकर आएगा उसको 50,000 का इनाम। अब जो पर्सन ढूंढ के ले आएगा उसको मैं 50,000 का इनाम दे दूंगा। अगर मैं स्पेसिफिक कर देता हूं कि अगर ये पर्सन ढूंढ के लाया और उसको तभी मैं इतने पैसे दूंगा, तो वो कहलाता है स्पेसिफिक ऑफर। तो जनरल और स्पेसिफिक ऑफर में यही फर्क है, पढ़ते हैं। इनमें एक केस भी दे रखा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। वो केस भी आपको समझाता हूं क्या केस हुआ था, पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो देखो पहले जनरल ऑफर के बारे में पढ़ो और फिर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी क्या था वो भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो देखिए क्या चीज लिखी हुई है, देखो लिखा है इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ये एक ऐसा ऑफर होता है जो पूरी पब्लिक को दिया जाता है। हैंस एनीवन कैन एक्सेप्ट, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। एंड डू द डिजायर एक्ट इन द टर्म ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन, कोई भी पर्सन अगर वो कंडीशन परफॉर्म कर लेता है, परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। मैंने इश्तिहार दिया, मेरा डॉग खो गया है, जो लेकर आएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। तो जो जिस भी पर्सन ने, मैंने तो एक जनरल पब्लिक को ऑफर किया था, जिस भी पर्सन ने डॉग को मेरे ढूंढ के ले आया, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को तो दिया नहीं, जो लेकर आएगा उसको दे दूंगा, मुझे तो डॉग से मतलब है। तो एक जनरल ऑफर है ये, ठीक है। तो यही बात बोल रहे हैं, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर can be considered to have accepted the offer until the journal offer is retracted or withdrawn। जब तक जर्नल ऑफर को हमने विड्रॉ ना कर दिया जाए। अब मैं क्या बात करूंगा, अगर मान के चलो मैंने बोल दिया, पहले मैंने ऑफर कर दिया, अब मैंने अखबार में इश्तिहार दे दिया, मैं किसी को कोई प्राइस देने वाला नहीं हूं, मैंने विड्रॉ कर लिया, और फिर कोई अगर लेकर आ जाए और बोले मैंने तो तुम्हारा इश्तिहार पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो तुम्हारा पहले वाला इश्तिहार पढ़ा था कि जो लेकर आएगा मैं उसको 50,000 दे दूंगा, मैं तुम्हारा ये इश्तिहार तो पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। मैं अखबार में उस इश्तिहार देकर उस मैंने पहले वाले ऑफर को अगर विड्रॉ कर लेता हूं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या माना जाएगा, अगर कोई मेरा डॉग लेकर भी आ गया तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि मैं उसको 50,000 रुपीज दूं, क्योंकि मैं अपने एक्ट के द्वारा अपने ऑफर, जनरल ऑफर को विड्रॉ कर चुका हूं। तो जब तक आपने अपने जनरल ऑफर को विड्रॉ नहीं किया, कोई भी पर्सन आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है कंडीशंस को पूरा करके। कंडीशन ये थी कि जो डॉग को ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसको 50,000 दे दूंगा, दैट इज द जनरल ऑफर। अब देखो इसके ऊपर एक आपको केस दे रखा है, केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। तो पहले तो हम इस केस को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये केस क्या था। इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टीज इन अ न्यूज़पेपर, ठीक है, दैट अ रिवार्ड ऑफ £100 would be given to any person who contracted influenza after using the smoke ball produced by the Carlyle Smoke Ball Company according to the printed direction। अब देखो यहां तक की बात पहले समझो। एक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, उन्होंने कुछ दवाई या कुछ स्मोक बॉल्स निकाली होंगी, वॉटएवर, कुछ भी एक मेडिसिन टाइप निकाली होगी। उन्होंने बोला कि अगर हमारी स्मोक बॉल जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी जो स्मोक बॉल प्रोड्यूस कर रही थी, उन्होंने बोला कि अगर हमारी स्मोक बॉल को यूज करके अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है जो पहले टाइम पे इन्फ्लुएंजा फैली थी, तो सभी को, जैसे कोरोना फैला वैसे इन्फ्लुएंजा फैला था, तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने बोला कि हम अपनी स्मोक बॉल जो हमारी है, अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा हो गया हमारी स्मोक बॉल यूज करके, हमारे प्रिंटेड डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आपको स्मोक बॉल यूज करनी है, और अगर उसके बावजूद भी किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको £100 देंगे।
तो अब हुआ क्या, वन लेडी, एक लेडी थी मिस कार्लिल, उसने यूज की स्मोक बॉल्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्शन के हिसाब से, एंड इवन देन उसके बावजूद भी उसको क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। वो कंपनी के पास पहुंच गई, हेल्ड शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। देखो क्या होता कि स्मोक बॉल कंपनी ने तो दुनिया में पूरे में ऑफर कर दिया था कि जिसको भी हमारी स्मोक बॉल यूज करके इन्फ्लुएंजा हो गया हम उसको £100 देंगे। और एक कार्लिल नाम की एक लेडी थी, उसको हो गया, उसने तो अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शन किया था और कंपनी को उसको £100 देने पड़ गए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन कार्लिल ने पूरा डायरेक्शन यूज करते हुए यूज किया और एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, और उसको हो गया इन्फ्लुएंजा, हो गया तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तब से ये केस बन गया कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कौन सा केस किस पॉइंट के ऊपर है। तो जर्नल ऑफर के अंदर आपको ये केस ध्यान रखना है कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस था। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब आती है बात, अब जर्नल ऑफर के बाद अब हमारे पास बात आती है स्पेशल ऑफर बोलो या स्पेसिफिक ऑफर बोलो। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात बोल रहा है। व्हेन द ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक और एन असर्टेन्ड पर्सन, यानी जब आप ऑफर करते हो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को या किसी ऐसे पर्सन को जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्सन है, असर्टेन्ड पर्सन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। कोई अगर और ऑफर कोई और अगर एक्सेप्ट करेगा तो नहीं माना जाएगा। आप जैसे देखो, मान के चलिए ए ने ऑफर किया टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट, तो अगर बी की जगह सी अगर उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा। ए ने ऑफर किसको किया था, केवल और केवल बी को किया था। अब मान के चलिए ए ने बी को ऑफर एक्सेप्ट किया कि मैं तुम्हें अपनी कार 3 लाख रुपए में जो है बेचने को रेडी हूँ। सी बोलता ठीक है मैं खरीदने को रेडी हूँ। अब सी को ए ने मना कर दिया हम तुम्हें नहीं बेचते, तो जब तुम्हें नहीं बेचते तो उसने केस कर दिया उसके ऊपर सी ने ए पर, तो ए यही बोलेगा मैं तो तुम्हें ऑफर ही नहीं किया था, मेरा ऑफर तो केवल बी को था, तुम कहां से खरीदने के लिए आ गए, मैं तुम्हें नहीं बेचना चाहता। तो ऐसी स्थिति के अंदर ए ही जीतेगा। क्यों? ए बोलेगा कि मैंने तो सी को ऑफर ही नहीं किया था, मैं तो स्पेसिफिक ऑफर किया था बी को, तो एक्सेप्ट करे तो बी करे। तो ऐसे ऑफर को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। तो चलिए बच्चों, तो हमने अब तक बात पढ़ी, ऑफर का मीनिंग पढ़ा, हमने ऑफर की क्या एसेंशियल्स हैं वो पढ़ी, और फिर उसके बाद हमने जनरल ऑफर पढ़ा। काइंड्स ऑफ ऑफर के अंदर हमने स्पेसिफिक ऑफर पढ़ा, स्पेसिफिक ऑफर बोलो या स्पेशल ऑफर बोलो। अब हम बात पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस ऑफर की। तो देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझना ये क्रॉस ऑफर क्या चीज होती है। देखो, अगर मैं आपको एक व्हाट्सएप करता हूं, मैं अगर आपको एक व्हाट्सएप करूं, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹3 लाख, ठीक है, मैंने आपको एक ऑफर किया और एट द सेम टाइम आपने मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दिया, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार फॉर ₹3 लाख। मैंने आपका व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ा था, सॉरी मैंने आपका टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ा था, आपने स्टिल मेरा व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ा। जिस समय मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹3 लाख, और एट द सेम टाइम आपने मैसेज पढ़े बगैर ही मेरे को मैसेज कर दिया सेम टाइम पर, आई वॉन्ट टू परचेज माई कार, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार फॉर ₹3 लाख। तो यहां जो ऑफर है, सेम टाइम पर जो ऑफर एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वो ऑफर क्या कहलाते हैं, क्रॉस ऑफर। तो चलिए पढ़ के देखते हैं क्या चीज लिखी हुई है। लिखा है व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन, आइडेंटिकल ऑफर मतलब सेम ऑफर, इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच ऑफर, यानी कह रहे हैं जब दो पार्टी एक्सचेंज करती हैं आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस, पता नहीं है कि दूसरे ने भी ऑफर किया हुआ है, एट द सेम टाइम टू ईच अदर्स ऑफर, the offer is called cross offer. There is no binding contract in such a case because offer made by person cannot be constituted as an acceptance of others offer. दोनों के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पर
मैंने आपको व्हाट्सएप किया कि आप अपनी कार बेचेंगे, ठीक है, और आपने मुझे बोला कि मैं अपनी कार बेचूंगी, तो एट द सेम टाइम ऑफर एक्सचेंज हुआ। अब बाद में आप अपनी कार नहीं बेचते हैं तो आप बोलो कि आपने तो मेरे को मैं ऑफर किया था, एक्सेप्ट थोड़ी ना किया था, एक्सेप्ट थोड़ा किया था। एट द सेम टाइम मैंने पूछा था क्या कार अपनी जो है आप बेचोगे, आपने पूछा क्या कार खरीदोगे। अगर आप बाद में नहीं बेचते हो या बाद में मैं नहीं खरीदता हूं तो आपस में एक दूसरे पे बाइंडिंग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ऑफर नहीं बना। अभी क्यों नहीं बना? कोर्ट में केस किसी तरीके का नहीं होता, ऑफर कंप्लीट ही नहीं हुआ। हाँ, अगर आप मुझे ऑफर करते कि क्या आप मेरी कार खरीदने को तैयार है, मैं एक्सेप्ट कर लेता, हाँ आई एम रेडी टू परचेज योर कार, उस केस के अंदर ऑफर पूरा कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहां आपने मुझे बोला कि आई वांट टू सेल माय कार, मैंने यहां पर पूछा आई वांट टू परचेज योर कार एट द सेम टाइम, तो वहां पर ऑफर कंप्लीट हुआ नहीं माना जाता, वो क्रॉस ऑफर माना जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। लिखा है इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी, इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर ₹2 लाख, अगर ए ने प्रपोजल दिया बी को टू सेल हिज कार फॉर ₹2 लाख एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल, उसको पता नहीं था कि प्रपोजल दिया है ए ने, without knowing the proposal of A makes an offer to purchase the same car at ₹2 lakh from A, सेम प्रपोजल उसने ऑफर कर दिया कि मैं आपकी कार 2 लाख रुपए में परचेज करना चाहता हूं, और उसने वहीं पे ऑफर कर दिया मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस मत मानना। केस आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे, आंसर है नहीं। एज बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय ए, तो बी को तो पता ही नहीं था कि ए भी प्रपोजल कर रहा है। इट इज ओनली अ क्रॉस प्रपोजल, क्रॉस ऑफर माना जाता है। एंड व्हेन टू पर्सन मेक ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, तो इनको एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, बाइंडिंग नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के ऊपर। तो इस पे किसी तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या ये पूरा ऑफर माना जाएगा, क्या एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग माना जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं, ये बाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर नहीं माना जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी।